हमारे साथ लुकमान खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम लुकमान साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत है? लुकमान साहब का मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं। आप हजवेरी बिल्डर जो है उसका पेज देखते हैं तो इसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखते रहते हैं। मैं माशाल्लाह पहले आपको इनके क्रेडेंशियल्स दिखाऊँ, ये देखें इनकी असनाद वगैरह ये तमाम लगी हुई हैं न्यूज़पेपर पे। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि लुकमान साहब जो है ना, ये सोशल काम भी करते हैं। जिस तरीके से आप हजवेरी बिल्डर को देखते हैं, हम लोग इलम बाँटते हैं, तो लुकमान साहब जो हैं, इनका अपना चैनल है, उसका नाम है यू टीवी लुकमान। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए कि जब भी आप यूट्यूब देखते हैं तो इसलिए देखते हैं कि आप नॉलेज गेन करें। लुकमान साहब आज स्पेशली बात करेंगे स्ट्रक्चर के हवाले से कि घर जब हमने स्टार्ट करना होता है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का क्या रोल है इसके अंदर? देखिए जी, 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन या किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अंदर। एक ओनर होता है, दूसरा आर्किटेक्ट होता है और तीसरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है। जो ओनर होता है वो फाइनेंस देता है, जबकि आर्किटेक्ट होता है वो सिर्फ़ आपके प्लॉट की स्पेस की डिवीज़न करता है और उसमें कुछ ब्यूटी भी ऐड कर देता है। जिसमें ब्यूटी 2 तरह की है, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है उसने उसका जो ढांचा होता है जी, उसको डिज़ाइन करना होता है और आने वाले जितने साल उस घर ने सर्व करना होता है, उसकी मतलूबा ताकत जो है ना उसके अंदर उसने डालनी होती है। उसमें बुनियादें डिज़ाइन होती हैं, उसमें छतें डिज़ाइन होती हैं, उसमें बीम डिज़ाइन होते हैं, कॉलम डिज़ाइन होते हैं। यानी डिज़ाइन से मुराद ये है कि कॉलम का साइज़ क्या होगा, बीम का साइज़ क्या होगा, छत कितनी मोटी होगी, उसके अंदर सरिया कैसे और कहाँ डलेगा, ये सारा कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने करना होता है। तो बदकिस्मती ये है कि लोग आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करते हैं और समझते हैं कि जो आर्किटेक्ट है वो ही सारा काम कर सकता है, वो ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और उसे कहें कि जी आपके दिल का भी ऑपरेशन कर दें, वो नहीं कर सकता, वो आई स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। तो आर्किटेक्ट सिर्फ़ आपकी जगह की डिवीज़न कर सकता है, ब्यूटी ऐड कर सकता है, इंटीरियर ब्यूटी ऐड कर सकता है और एक्सटीरियर ब्यूटी ऐड कर सकता है। जैसे-जैसे दुनिया में हॉरिज़ॉन्टल स्पेस कम हो रही है, लोग ना मल्टी स्टोरीज़ की तरफ जा रहे हैं और मल्टी स्टोरीज़ में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जो वैल्यू है वो और बढ़ रही है। मसलन आप पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स देखें जैसे शाही किला और आप जो मस्जिदें पुरानी बनी वो सिंगल या डबल स्टोरी होती थी और उनकी दीवारें भी बड़ी मोटी होती थी, तो वहाँ पर जो है ना जी इतना स्ट्रक्चर इंजीनियर को ज़्यादा इतनी उसकी अहमियत नहीं थी। उस वक़्त ज़लज़ले भी इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, लेकिन आजकल तो ज़लज़ले भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं और जिसकी वजह से और कुछ डिज़ास्टर भी ऐसे हुए हैं। यहाँ से एक सवाल पैदा होता है लुकमान साहब, ये जो आपने की है माशाल्लाह एमएससी आप हैं इंजीनियर यूएटी से। जी। मैं आप व्यूअर्स बताता जाऊँ कि लुकमान खान साहब जो हैं, ये बीएससी इंजीनियर और एमएससी हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो इनकी स्टैम्प के बगैर जो है ना ये काम नहीं हुँ, होता जी, जी। जब भी कोई बिल्डिंग बननी होती है। तो ये जो है इसकी यानी तारीख अगर देखी जाए स्ट्रक्चर इंजीनियर की, तो जो जैसे आपने नाम लिया जैसे हराम मिस्र बने हुए हैं, या उसको तो आप लोग उसको फ़ॉलो करते हैं या आपको पढ़ाया जाता है कि ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इससे कुछ चंक लेते हैं? कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पूछ रहा हूँ। देखिए जी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आगाज़ जो है ना पत्थर के दौर से हो गया हुआ है। हुँ, जब इंसान अपने रहने के लिए मौसमी असरात से बचने के लिए कोई गार तलाश करता था, हुँ, तो वो ये नहीं देखता था कि ये गार जो है ये ब्यूटीफुल है या गैर ब्यूटीफुल है या इसके अंदर डिवीज़न कैसी हुई है। हुँ, वो सिर्फ़ ये देखता था कि ये जो गार है कहीं मेरे ऊपर गिर तो नहीं जाएगा हुँ, और वो उसके अंदर रहना शुरू कर देता बिल्कुल। था। जो गार उसको स्टेबल लगता था उसके अंदर रहता था। हुँ, हम अपनी ज़िंदगी के जो 24 घंटों में से 18 घंटे बिल्डिंग में गुज़ारते हैं, 8 घंटे सोने के और 8 घंटे काम करने के। हुँ, तो अगर हमारा बिल्ट एनवायरनमेंट ही सेफ नहीं है, तो फिर हम भी सेफ नहीं है, ठीक है? आम तौर पे हम एक नॉन टेक्निकल बंदे को स्ट्रक्चर इंजीनियर समझ लेते हैं वो आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ का बेड़ा गर्क कर देता है और बाद में आप डरे उसके अंदर बैठे रहते हैं। हुँ, आप देख लें कि जब भी ज़ल्ज़ला आता है, हम सबसे पहले बाहर की तरफ भागते हैं। हुँ, जिन मुल्कों ने तरक्की कर ली है और जहाँ पर ज़ल्ज़ले बिल्कुल फ्रीक्वेंट आते हैं, जैसे आप जापान वगैरह को लगा लें, वहाँ महीने में कुछ 30-40 ज़ल्ज़ले आते हैं। हुँ, तो वो आराम से बिल्डिंग में बैठे रहते हैं, हुँ, क्योंकि अब उन्होंने अपनी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे तवज्जो दी होती है। और वहाँ पर वो बैठकर और वो आराम से बैठे रहते हैं क्योंकि उनको अपने स्ट्रक्चर पे यकीन होता है। हुँ, हमें अपने स्ट्रक्चर्स पे यकीन नहीं है क्योंकि वो हमें पता है कि ये पता नहीं कैसे बने होंगे, इसलिए हम बाहर की तरफ भागते हैं।
आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कराची के अंदर पीसी होटल की छत गिरी है। जी, जी। तो ये वो तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ बनी होती हैं। क्या हाँ लैब्स रह जाती है बिल्डिंग्स के अंदर? देखिए जी, ये मैं दोबारा कहूँगा कि ये स्ट्रक्चर का ही फ़ॉल्ट होता है। हुँ, वहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ कि मैं स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान का लाहौर का विज़िट करने गया आफ्टर 26th ऑफ अक्टूबर 2015 के ज़लज़ले के बाद। हुँ, तो उसमें एक क्रैक था जो कि टॉप स्टोरी से लेके बेसमेंट तक आया हुआ था। हुँ, तो मैंने कि जब उसकी रीज़न सर्च करने की कोशिश की तो उसमें भी स्ट्रक्चर के अंदर ही फ्लॉ था जिसकी वज़ह से वो क्रैक आया हुआ था। हुँ, जितनी देर एक अच्छी ताकत का ज़लज़ला नहीं आया वो क्रैक छुपा रहा, वो कमज़ोरी छुपी रही। जैसे ही वो ज़लज़ला आया तो कमज़ोरी जो है ना उसकी चेक हो गई। ये ऐसे ही है जैसे कोई इंसान कमज़ोर हो तो उसको हार्ट अटैक हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है? और बिल्डिंग भी अगर कमज़ोर होती है और तो वो ज़लज़ले की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अक्सर गिर जाती है। तो फिर उसकी रेमेडी क्या की आप लोगों ने? रेमेडी ये है कि जी फिर उस जगह को ताकत दी जाती है जहाँ पर कमज़ोरी होती है और उसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। हुँ, इसको हम रेट्रोफिटिंग या रिहैबिलिटेशन कहते हैं। हुँ, जैसे कमज़ोर इंसान की रिहैबिलिटेशन की जाती है, उसको विटामिन्स दिए जाते हैं, उसकी देखभाल की जाती है, खुराक अच्छी दी जाती है। हुँ। तो ऐसे ही हम बिल्डिंग को भी स्ट्रेंथन कर देते हैं और फिर वो आने वाले वक़्त के लिए महफूज़ हो जाती है। मैं दोस्तों बताता जाऊँ कि खान साहब जो हैं, इनका 18 साल से माशाल्लाह प्लस एक्सपीरियंस है और सैकड़ों जो है वो यूनिट्स कर चुके हैं। तो खान साहब आप ज़्यादातर रुझान आपका किन यूनिट्स की तरफ है? यानी कि आपकी स्पेशलिटी जो है? हम ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग करते हैं मल्टी स्टोरीज़। ओके। अभी रिसेंटली मैं एक बिल्डिंग कर रहा हूँ लाहौर के अंदर जिसमें 4 बेसमेंट और 22 स्टोरीज़ उसके ऊपर। अच्छा। तो ये टोटल 26 स्टोरीज़ बनती है। हुँ, तो जैसे-जैसे बिल्डिंग ऊपर जाती जाती है, ज़लज़ला उसको ज़्यादा हिट करता है हुँ, और टॉप मोस्ट स्टोरीज़ में ज़लज़ले का इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है। हुँ। तो ऐसी बिल्डिंग में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो वैसे भी जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है तो जो दीवारें हैं वो स्लिम होती जा रही हैं। जैसे 9 इंच और 4.5 इंच की दीवार है। हुँ, पुराने ज़माने में इसका कोई कांसेप्ट नहीं थी। वहाँ पे दीवार 2 ढाई फुट से शुरू होती थी। हुँ। तो जैसे-जैसे स्ट्रक्चर स्लिम होता जा रहा है, हमने कम मटीरियल के साथ ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी है। अच्छा, ये एक आरसीसी लैंटर होता है और एक आरबी होता है। तो इसमें से क्या रिकमेंड करेंगे आप? आरबी लैंटर में कोई वैलिडिटी नहीं है। आरबी लैंटर की कोई कैलकुलेशन नहीं है। हुँ, वो सिर्फ़ एक रवायत पड़ गई हुई है और उस रवायत को लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है। हुँ, वैसे भी फ़ी ज़माना ईंट का रेट जितना बढ़ गया हुआ है, उसके मुताबिक आरबी लैंटर आरसी लैंटर से महँगा भी पड़ता है और कमज़ोर भी होता है। उसके अंदर ईंट रखी होती है और ईंट का कंक्रीट के साथ और सरिये के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी उसकी लाइफ़ जो है, उसे आधी रह जाएगी। उसकी लाइफ आधी रह जाती है और अगर अल्लाह खुदा ना खास्ता अगर किसी जगह पर कमज़ोरी है तो ईंट किसी के सर पे भी गिर सकती है। हुँ। और ऐसी छतें जो होती हैं वो पानी ज़्यादा जज़ब करती हैं जिसकी वज़ह से वहाँ सीलन का मसला रहता है। आरसीसी की आम तौर पे कितनी आप रिकमेंड करते हैं लाइफ़ कितनी है घर की तकरीबन? आरसीसी की जो स्ट्रक्चर की जो लाइफ है 40 से 50 साल है। 40 से 50 साल। हाँ जी, और उसके बाद जो तरक्की याफ़्ता कौमें हैं वो तो उसके बाद स्ट्रक्चर को बम के ज़रिए या बारूद के ज़रिए गिरा देती हैं। लेकिन हम इसको यूज़ करते रहते हैं। जब यूज़ करते रहते हैं तो जैसे ही कोई बड़ी फ़ोर्स आती है और बिल्डिंग गिर जाती है और लोग मर जाते हैं। हाँ साहब, ये तो है टेक्निकल प्योर बातें। मसलन आपको इंट्रोड्यूस कराना ये मकसद था कि हजवेरी बिल्डर्स जो है, वो किसी चीज़ में माने ये चीज़ नहीं समझता कि हम कोई चीज़ ऐसी हो घरों के अंदर जो कि हाइड की जाए। हम हर सेक्टर को, हर कोने को, हर खुदरे को कोशिश करते हैं। आज आप हमारे हाथ आए हुए हैं, तो हमने कहा जी आपसे इसको अपने व्यूअर्स को बताएँ। जी, ये जी। घर स्टार्ट करने से पहले कोई टिप्स बताएँ हमारे जो लोगों को स्ट्रक्चर इंजीनियर होने के नाते कि ना सिर्फ स्ट्रक्चर इंजीनियर पे सारी बात हो बल्कि वो क्या करें कुछ 5-7 पॉइंट कि घर जो है बेहतर बन सके। देखिए जी, कोई भी घर शुरू करने से पहले मतलब 5 मरले का भी हो बेशक। मैं कहता हूँ घर छोड़ दें, आप कोई भी बिल्डिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले उसकी मिट्टी को देखें जिस पे वो उसकी बुनियादें रखे जा रहे हैं। ओके। इसको हम कहते हैं सॉइल इन्वेस्टिगेशन या जियोटेक एनालिसिस उसको कहते हैं। हुँ, वो होना चाहिए, सबसे पहले मिट्टी टेस्ट होनी चाहिए हुँ, कि क्या आया जितना वज़न इसके ऊपर डाला जा रहा है, ये उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती भी है कि नहीं रखती। हुँ, जब आपने वो मिट्टी टेस्ट कर ली और आपने उस मिट्टी के जो रिजल्ट हैं वो स्ट्रक्चर इंजीनियर को देने हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर उस मिट्टी की बेस के ऊपर आपकी फाउंडेशन को डिजाइन करेगा। हुँ, अगर मिट्टी कमजोर होगी तो फाउंडेशन का डिजाइन और होगा, मिट्टी सख्त होगी फाउंडेशन का डिजाइन और होगा। हुँ, तो सबसे पहले आपने अपने घर की सॉइल को टेस्ट करवाना है और किसी सॉइल इन्वेस्टिगेटर या जियोटेक इंजीनियर से करवाना है हुँ। और उससे बाकायदा उसकी रिपोर्ट बनवानी है। उस रिपोर्ट की रोशनी में जो है ना स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है ना उसकी बुनियादें डिज़ाइन करेगा।
लाहौर की ओवरऑल मिट्टी देखी जाए तो किन एरियाज की बेहतर है प्लॉट बाइंग के हवाले से? लाहौर में मिट्टी जो है ना जी, वो यहाँ पे तकरीबन काफ़ी बेहतर मिट्टी है, और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे किसी ज़माने में दरिया वगैरह गुजरता रहा, वहाँ रेतली मिट्टी, और वहाँ पर बुनियादें आमतौर पे रेतली मिट्टी जो होती है उस पर बुनियादें कमज़ोर होती है, सेटलमेंट्स हो सकती है। उसका भी हल है, अब वहाँ की मिट्टी जो कमज़ोर होती है उसको इम्प्रूव करने कि अभी हम कर रहे थे, थोड़ी इंटरप्शन आ गई थी नेट की वजह से, कि ये जो हमारी है आपने बता दिया सॉइल, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है? देखिए जी, दूसरा एस्पेक्ट है जी, स्ट्रक्चर इंजीनियर इन्वॉल्व होना चाहिए इसके अंदर। यानी वो जो डिज़ाइन है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के हाथ का होना चाहिए, और उसकी बुनियादें जो हैं वो स्ट्रक्चर इंजीनियर प्रोपोर्शनेट करेगा। वो कोई मिस्त्री या कोई आर्किटेक्ट नहीं प्रोपोर्शनेट कर सकता। मसलन वो ही बता सकता है कि जनाब इसके अंदर जो है ये फाउंडेशन का चौड़ाई कितनी होएगी, मोटाई कितनी होएगी, जो इस लोड को आसानी से कैरी कर सकेगी। और इसके बाद सेकंड स्टेप कौन सा आ जाता है? सेकंड स्टेप है जी मटेरियल का। आपने जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत ही स्किलफुल चूज करना है, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी के पे डिपेंड करता है कि वो जो आपकी बिल्डिंग है उसकी क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। देखें, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने अगर एक चीज प्रोपोर्शनेट कर दी है 3 फुट, और ठेकेदार उसको 2.5 फुट कर देता है, ये 3.5 फुट कर देता है, 3.5 फुट करेगा मटेरियल का नुकसान होगा, 2.5 फुट करेगा स्ट्रक्चर कमजोर आ जाएगा। हाइट कितनी रखनी चाहिए दीवारों की? दीवारों की जो हाइट है बगैर किसी लेटरल सपोर्ट के आप 10 से 12 फुट के करीब रख सकते हैं। और 12 फुट हाइट मोर देन सफिशिएंट होती है। घर की जो आउटर वाल है वो कम से कम 9 इंच होनी चाहिए, 4.5 की नहीं होनी चाहिए। स्लैब की कम से कम थिकनेस 5 होनी चाहिए, और उसके बाद डिजाइन के मुताबिक जितनी थिकनेस चाहिए वो होनी चाहिए। घर जो है ये आमतौर पे कहते हैं जी ये जैसे सांस लेता है या कोई मसला आता है, कितनी देर चाहिए होती है घर को? देखें जी, जो पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल या पूरे डिजाइन के साथ घर बना होगा ना, वो 5 से 6 महीने में अपनी सारी सिम्टम शो कर देगा। और वो जो सिम्टम इंसान और जो मकान है अपने अंदर कुछ नहीं रख सकता, इससे में से बाहर आता है। तो 5 से 6 महीने में वो अपना आप शो कर देगा कि मैं कैसे मटेरियल से तैयार हुआ हूँ, डिजाइन मेरा कैसा। तो आप जो है लाहौर में क्या देखते हैं कि लोग कितने परसेंट एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं और कितने परसेंट जो नहीं कर रहे हैं? असल में बात है कि ये अवेयरनेस की बात है। अक्सर लोग अवेयर नहीं है, उनके पास पैसा भी है और उनको टाइमली प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं मिलता। जब प्रॉपर प्रोफेशनल टाइमली उनको नहीं मिलता तो वो फिर किसी नॉन प्रोफेशनल को, जिसको क्वैक कहते हैं, अताई को पकड़ लेते हैं, और उसको फिर जब उनका बेड़ा गर्क हो गया होता है तो फिर वो हम लोगों के पास आते हैं कि अब इसका कुछ करें। जब हम उसको कुछ करने के लिए जाते हैं तो वो जो उसकी स्ट्रेंथनिंग की जो कॉस्ट होती है ना, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से बात कर ज्यादा आ रही होती है। तो फिर मालिक के पास एक ही हल रह जाता है कि मकान गिरा के दोबारा बनाया जाए। तो आम तौर पे अपना घर बनाने से पहले सबसे पहले प्रॉपर प्रोफेशनल्स को सर्च करें, और वो प्रोफेशनल सड़कों पे नहीं फिरते होंगे, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे किसी रेफरेंस से, या किसी आपके दोस्त ने कोई घर वगैरह बनवाया होगा। इवन आर्किटेक्ट तो आपको आसानी से मिल जाएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान में कितने परसेंट है इस वक्त स्ट्रक्चर? पाकिस्तान में स्ट्रक्चर इंजीनियर बहुत ज्यादा रेयर हैं, और स्ट्रक्चर इंजीनियर में भी आगे क्वालिफाइड स्ट्रक्चर इंजीनियर होने चाहिए। जैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक स्पेशलिस्ट का क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट होता है। आपने अपने दिल को उसके हवाले करना होता है, उसने आपका ऑपरेशन करना होता है। तो आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर में भी कंपैरिजन करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर इंजीनियर सबसे बेहतर है, और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, उसकी कोई प्रोफाइल हो। आपको जिंदगी में किसी प्रोजेक्ट ने बहुत तंग किया हो? वैसे नहीं, प्रोजेक्ट हमें तंग से मुराद यही है कि जब पुअर वर्कमैनशिप होती है तो बाद में जाके हमें बहुत ज्यादा फिर उस पर एफर्ट करनी पड़ती है, डिजाइन वाइज भी और उसको सुपरविजन वाइज भी। यानी आपने स्ट्रक्चर की जो लाइफ है उसको बहाल करना होता है, तो उस पर काफी ज्यादा एफर्ट्स लगती हैं। जो स्ट्रक्चर पहले ही सही बन जाए वो उस जैसी कोई नेमत नहीं। घरों में ज्यादा आपको दिक्कत आती है या कमर्शियल बिल्डिंग्स में ज्यादा आती है? मेरा ख्याल जो घर है ना वहाँ पे नॉन प्रोफेशनल ज्यादा है, और जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो चूंकि ह्यूज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे आमतौर पे प्रोफेशनल इन्वॉल्व हुए होते हैं, और जो आपके होते हैं ना जी, आमतौर पे वो उसका सरमायादार भी बड़ा होता है, तो वो प्रोफेशनल्स को जनाब आसानी से हायर कर लेता है, उनकी फीसिस को और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी अफोर्ड कर लेता है। तो इसलिए फिर मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है, क्या वजह है कि ये जो है बार बार फीस सेंटर को आग लग रही है, पेस को आग लग रही है, फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, और ये जब आग लगती है तो फिर एक दम से बिल्डिंग ही नीचे आ जाती है? देखिए जी, आग लगना प्योर जो है ना एक टेक्निकल मामला है, और ये उस वक्त होता है जब आपकी वायरिंग जो है होगी वो पुअर है, और आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सिस्टम है वो पुअर है।
अब आपकी तारें इतना लोड ही नहीं उठाती तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से फिर आग लग जाती है और जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जैसे दुकानें वगैरह, वहाँ पे जो मटीरियल होता है वो पहले ही कंबस्टेबल होता है। यानी वो उनको आग बड़ी बड़ी जल्दी पकड़ती है। फिर वो आग कंट्रोल में नहीं आती, 10-10 घंटे लग जाते हैं। स्ट्रक्चर का एक्सपोज़र हो जाता है आग का 8 से 10 घंटे का। उस दौरान जो स्ट्रक्चर इतना वीक हो गया होता है कि काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। फिर उसको स्ट्रेंथन भी करें तो उसपे इतनी ज़्यादा अच्छा, एक कॉस्ट आ रही आखिरी होती है। क्वेश्चन है कि हम क्योंकि घर बनाते हैं और लोग घरों का ही ज़्यादा पूछते हैं, तो ये जो सड़क होती है घर के बाहर, ये अक्सर मसले आते रहते हैं कि कई इलाके हैं, प्लॉट बड़े अच्छे हैं, सड़कें बड़ी बर्बाद हैं उनकी। यानी ये तो प्रोफेशनली सोसाइटियाँ जो हायर करते हैं, तो इसमें बारे में आप क्या कहेंगे कि सड़क को बचाव के लिए क्या बंदोबस्त करना चाहिए? देखिए जी, सड़कें आमतौर पे सोसाइटी की अच्छी होनी चाहिए क्योंकि घरों की जो स्ट्रेंथ है उसका दारोमदार भी सड़कों पे होता है। अगर सड़क की टॉप जो लेयर है वो इरोडेड है या खराब है तो पानी उससे पेनिट्रेट करके घरों की बुनियाद। बात उधर ही होती है कि सोसाइटी ने भी बाज़ औक़ात पैसे बचाने के लिए अपना मटीरियल बचाने के लिए बाज़ औक़ात प्रॉपर्ली प्रोफेशनल बंदों को इन्वॉल्व नहीं किया होता। जब इन्वॉल्व नहीं किया होता तो फिर वो नॉन प्रोफेशनल्स बनाते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम फिर सोसाइटी के लिए दर्द-ए-सर नहीं होती, जो उसके रेज़िडेंट होते हैं उनके लिए दर्द-ए-सर होती है। तो उसका तरीकाकार यही है कि मोहल्ले के लोग अगर किसी जगह पर रोड में प्रॉब्लम आ रही है तो जिधर उसने मकान पे इतना पैसा लगाया है और सोसाइटी कुछ नहीं कर रही तो पल्ले से पैसे डाल के रोड को सही अच्छा, करने ये वाले मुझे करवाएँ। बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 3 मंजिला घर बना सकते हैं, 35 फुट हाइट पे जा सकते हैं, तो क्या समझते हैं कि ये वाइज़ है डिसीजन? नहीं, कोई इश्यू नहीं है, आप 4 मंजिला भी इजाज़त दे दें, तो जैसे एलडीए ने इस वक़्त कनाल के रेज़िडेंशियल प्लॉट पे 90 फुट हाइट अलाउ कर दी है। अच्छा। तो ये रिसेंट इमरान खान साहब के जो विज़न था कंस्ट्रक्शन को तेज़ करने का, ये उसी का पार्ट था। तो नंबर ऑफ स्टोरीज़ मैटर नहीं है। आप किसी प्रोफ़ेशनल के पास चले जाएँ, उसको चाहे 50 स्टोरी बता दें, वो डिज़ाइन कर देगा। बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ स्टोरी मैटर नहीं है और ये इजाज़त इसलिए दी जाती है कि जब किसी शहर में हॉरिज़ॉन्टल स्पेस खत्म हो जाती है, तो फिर उसकी वर्टिकल स्पेस को कवर करना होता है। तो वर्टिकल स्पेस को कवर करने के लिए फिर मल्टी स्टोरीज़ अलाउ की जाती हैं। तो इसलिए हॉरिज़ॉन्टल स्पेस तो लाहौर में बिल्कुल तकरीबन ज़ीरो होती जा रही है, तो इसलिए फिर लोगों ने अब वर्टिकल जाना है, आसमान की तरफ जाना है। तो इसलिए वो उसको चाहे 4 स्टोरी हो, चाहे 5 स्टोरी हो, अगर प्रोफ़ेशनल के हाथ में है, तो वो उसको प्रॉपर्ली लोड को मैनेज करेगा, डिज़ाइन करेगा और वो आपको बहुत सारा सरिया भी बचा के। इंजीनियर के 2 ही पर्पज़ हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर, सेफ्टी एंड इकोनॉमी। उसने सेफ्टी को भी इंश्योर करना होता है, इकोनॉमी दोनों को इंश्योर नहीं, करना अगर होता है। सरिया बचाएगा तो बिल्डिंग कमज़ोर नहीं हो जाएगी? नहीं, सरिया बचाना नहीं है, सरिये को ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी जितनी ज़रूरत है उतना देना है। ये ऐसे ही है कि अगर अनाड़ी डॉक्टर है तो वो एक बीमारी का इलाज करने के लिए 10 गोलियाँ देगा और जो क्वालिफ़ाइड होगा, स्पेशलिस्ट होगा, वो 1 या 2 गोलियों से काम चलाने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा ये भी ना देनी पड़े। यही फ़र्क है एक क्वैक में और प्रॉपर्ली क्वालिफ़ाइड प्रोफ़ेशनल के अंदर। तो अच्छा, स्ट्रक्चर ये मुझे इंजीनियर बताइए, घरों के अंदर टाइल्स बेहतर रहती हैं या मार्बल बेहतर रहता है आमतौर पे? ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं इश्यू है, नहीं है। असल में स्ट्रक्चर ही बेहतर चीज़ है। वो बाकी आप ब्यूटिफिकेशन बाकी है। फिनिशिंग है जैसी मर्ज़ी लगा लें अपने मज़ाज के मुताबिक। आम तौर पे एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत लेविश किस्म की फिनिशिंग भी होती है और एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर पुअर किस्म की भी होती है। तो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसने अपना काम फर्शों के कच्चे होने तक करना होता है, उस वहाँ तक उसने काम कर दिया होता है। बाकी ये उसके ऊपर क्लैडिंग है, सिर्फ़ कवरिंग है, वो जैसी मर्ज़ी कर दें, उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं थैंक यू वेरी मच सर, लुकमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह किसी नए जो है इश्यू के साथ आपके साथ जी, रब्ता आप करेंगे। वेलकम है जनाब, हम तो वैसे ही नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए बड़े वॉलंटियर हैं। आपका शुक्रिया थैंक आपका। यू।